बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 504 का लेक्चर नंबर 43, 44 एंड 45 लास्ट वाले ये तीनों लेक्चर इसी वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारी इस प्लेलिस्ट की आखिरी वीडियो है, जिसके बाद हमारी प्लेलिस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों ये जो आपका लेक्चर नंबर 43 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक है जिसका नाम है बग क्लासेस। ठीक है, ये बग क्लासेस तकरीबन आपको इस चैप्टर के अंदर टोटल 7 बग क्लासेस दी गई हैं। ठीक है, और हर बग क्लास के अंदर आपको उस बग की डेफिनेशन, उस बग के सिम्टम्स और उस बग की एग्जांपल, ये तीन चीज़ें करनी है आपने हर बग क्लास के लिए। टोटल 7 क्लासेस हैं। बग कितने टोटल बग की कितनी क्लासेस हैं? 7 इस चैप्टर के अंदर, जिनमें ईच यानी हर क्लास की आपने डेफिनेशन, उसके सिम्टम्स और उसकी सिम्टम्स मीन अलामात क्या हैं, और उसकी एग्जांपल, ये तीन चीज़ें हर बग क्लास की करनी है। और टोटल 7 क्लासेस हैं। अच्छा, ये पेपर में आपको अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन में सर पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे? किसी भी एक बग क्लास का नाम बोलेंगे, कहेंगे डिफाइन करो इस बग क्लास को, तो फिर आप सिर्फ शॉर्ट के अंदर उसकी डेफिनेशन करोगे या उसके सिम्टम लिखोगे। ये हो गया शॉर्ट के लिए। अगर सर ये आपको लॉन्ग में पूछते हैं तो लॉन्ग में पूछने के सर के दो तरीके होंगे। या सर आपको बोलेंगे राइट एनी 2 बग क्लासेस के, मतलब जो टोटल 7 बग क्लासेस हैं उनमें से किसी 2 बग क्लासेस को एक्सप्लेन करो। तो आप अपनी मर्जी की इन 7 बग क्लासेस में से अपनी मर्जी की पेपर के अंदर कोई भी 2 बग क्लासेस जो है वो क्या कर दोगे? एक्सप्लेन कर दोगे। और उसमें एक्सप्लेन आप किस तरह से करोगे? हर बग क्लास की डेफिनेशन, उसके सिम्टम्स और उसकी एग्जाम्पल आप लिख दोगे। ठीक हो गया? या दूसरी तरह सर लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ सकते हैं, सर आपको किसी भी एक स्पेसिफिक बग क्लास के बारे में पूछ सकते हैं कि जैसे लाइक फॉर एग्जांपल ये पहली बग क्लास है मेमोरी एंड रिसोर्स लीक। सर किसी भी बग क्लास का नाम बोलेंगे और कहेंगे इसके ऊपर राइट कंप्लीट नोट ऑन दिस बग क्लास। तो इस तरह से आपको किसी स्पेसिफिक बग क्लास के ऊपर सर जो है वो तफसीली नोट लिखने के लिए बोल सकते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, फिर जो भी बग क्लास का सर नाम बोलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, आपने उस बग क्लास की डेफिनेशन, उसके सिम्टम्स और उसकी एग्जांपल जो है वो लिख देनी है। तो ये इस चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 43 में जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट बात थी, जो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट बात थी, वो मैंने आपको सारी बता दी है कि पेपर में ये किस तरह से आ सकता है। तो चलें अब यहाँ पर इस चैप्टर को लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर जो है बग क्लासेस जो हमारे पास 7 हैं उनको बारी बारी देखते हैं। मैंने आपके सामने के लिए क्या किया है, मैंने हर बग क्लास की जो एग्जाम्पल है ना, जो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल वर्डिंग में लिखी हुई थी, मैंने बहुत ही आसान वर्डिंग में आपको वो एग्जाम्पल जो है वो दे दिया। आप जो है नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। चलें जी, सबसे पहली बग क्लास का दोस्तों नाम है, ये पहली हमारी फर्स्ट बग क्लास है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, मेमोरी एंड रिसोर्स लीक। अब दोस्तों मेमोरी बग क्लास कौन सी होती है? जिसके अंदर कहता है प्रोग्राम एलोकेट्स हीप मेमोरी बट नेवर फ्री इट, हीप ग्रोज ईच टाइम द फंक्शन रन्स। ये इसकी डेफिनेशन होगी किसकी? मेमोरी लीक की ये डेफिनेशन होगी। अब इसके मैं आपको मतलब बता देता हूँ। दोस्तों मेमोरी लीक तब होती है जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर उस प्रोग्राम को मेमोरी हीप मेमोरी जो है वो एलोकेट करते हो, और फिर आपका वो प्रोग्राम जो है वो हीप मेमोरी को जो है वो फ्री नहीं करता, उसको यूज़ करता रहता है। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, आपकी जो हीप मेमोरी है वो ऐसे क्या होती है, ग्रो अप होती रहती है। जैसे जैसे फंक्शन जो है वो बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उस वो ज़्यादा जो आपका जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा आपकी ही मेमोरी को जो है क्या करता जाएगा, ऑक्यूपाई करता जाएगा। जब ऑक्यूपाई करता जाएगा तो वहाँ पे मेमोरी लीकेज का जो है वो क्या हो जाएगा, बग आ जाएगा। दूसरा इसमें जो दूसरा है जी वो है जी रिसोर्स लीक। अब रिसोर्स लीक की ये डेफिनेशन में लिख के दिया आपके सामने के लिए, प्रोग्राम ओपन्स एन ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स एंड एग्जिट द स्कोप विदाउट क्लोज इट। यानी आपने एक प्रोग्राम के अंदर कोई भी फाइल को ओपन किया या प्रोग्राम को ओपन किया, उसकी फाइल को या उसकी सॉकेट को ओपन किया और ओपन करने के बाद उसको क्लोज किए बगैर बंद कर दिया, क्लोज किए बगैर एग्जिट कर दिया। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं रिसोर्स लीक। तो ये मैंने आपको बहुत ही आसान वर्डिंग के अंदर जो है वो मेमोरी लीक की भी डेफिनेशन बता दी, ये लिख के दे दी है, और रिसोर्स लीक की भी डेफिनेशन लिख के दे दी है। तो ये आपकी फर्स्ट जो बग क्लास थी उसका ये नेम है, मेमोरी एंड रिसोर्स लीक, और उसकी आपने ये 2 डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद उसकी आपने सिम्टम्स बताने हैं। सिम्टम्स मीन अलामात की। ये कैसे पता चलता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर मेमोरी लीक या रिसोर्स लीक पाई जा रही है? तो यहाँ पर दोस्तों पहले जो सिम्टम यानी अलामत है वो है सिस्टम स्लो डाउन, कि आपका सिस्टम बहुत ही स्लो हो जाता है, वर्किंग उसकी बहुत ही स्लो हो जाती है। दूसरा क्रैशेस दैट अकर्स रैंडमली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, के एक बहुत ही लंबे वक्त के लिए रैंडमली आपका जो है ना क्रैशेस आना शुरू होती है। मतलब कभी आपका सॉफ्टवेयर खुद ब खुद बंद हो गया, कभी रन हो गया, फिर बंद हो गया, फिर रन हो गया। दिस इज द क्रैशेस, क्रैश कर जाना सॉफ्टवेयर का।
तो अगर दोस्तों आपके सिस्टम में ये वाली अलामात पाई जा रही हैं, इसका मतलब है आपके सिस्टम के अंदर मेमोरी लीक या फिर रिसोर्स लीक बग मौजूद है। ठीक हो गया। अब इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी, उसके बाद इसकी सिम्टम्स भी मैंने आपको बता दिए, उसके बाद इसकी एग्जाम्पल के अंदर आपने क्या लिखना है, देखें इसकी एग्जाम्पल के अंदर आपने ये वाली 2 एग्जाम्पल लिख देनी है। ये जो आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल है ये है जी आपकी मेमोरी लीक के लिए। देखो मैंने कितनी ये देखो कितने सारे ने कितनी लंबी लिखी हुई थी, मैं आपको दिखाऊँ सारे जो दी हुई थी एग्जाम्पल थी। देखो ये लो जी, ये देखो इतनी लंबी एग्जाम्पल सामने दी हुई है, जो कि मैंने बहुत ही सिंपल वर्डिंग में आपको बता दी है। ये देखो इतनी लंबी एग्जाम्पल थी जो मैंने आपके सामने के लिए इंटरनेट से बहुत ही आसान एग्जाम्पल ढूंढी है। ये देखें ज़रा, ये आपकी एग्जाम्पल है किसके लिए, मेमोरी लीक के लिए, जिसमें देखें क्या हो रहा है कि एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, उसने एक पॉइंटर ऑक्यूपाई किया जिसके अंदर उसने मेमोरी की स्पेस ली कितनी, तकरीबन 100 सेल्स जो है उसने ऑक्यूपाई कर दिए। उसके बाद उसने जो है पॉइंटर को यूज़ ही नहीं किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा रेफरेंस जो है वो क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, हमारी मेमोरी जो लीक हो रही है। मतलब हमारी मेमोरी हमने ऑक्यूपाई तो कर ली है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। तो ये आपकी होगी एग्जांपल किसकी, मेमोरी लीक की। उसके बाद ये जो दूसरी एग्जांपल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, देखें एक फाइल को हमने ओपन किया, फाइल को ओपन करने के बाद हमने उसको रीड किया, रीड करने के बाद देखा हमने उसको क्लोज ही नहीं किया, हमने उसको क्लोज नहीं किया और क्लोज करने के बगैर ही हमने जो है अपने फंक्शन को एग्जिट कर दिया। तो ये किसकी एग्जाम्पल है, ये जनाब कोड एग्जाम्पल है किसकी, रिसोर्स लीक की। ठीक हो गया। तो ये 2 एग्जाम्पल आपने कर लेनी है। तो आपका पहला जो बग क्लास थी वो कंप्लीट होगी। दूसरी बग क्लास कौन सी है, दूसरी बग क्लास है जी जनाब, ये है जी आपकी सेकंड बग क्लास जिसका नाम है लॉजिकल एरर्स। दोस्तों लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं, लॉजिकल दोस्तों एरर्स वो होते हैं जो ह्यूमन खुद ही करता है और खुद ही ठीक करता है। अब फॉर एग्जांपल ये कि मान लो इसमें आप कोई सिंटेक्स मिस्टेक नहीं करते। देखिए आपने 2 नंबर्स को प्लस करना था, मान लो आपने 2+2 करना था, 2+2 करना था, ये आपका मोटिव है कि आपने 2+2 करना है, लेकिन आपने गलती से 2-2 कर दिया, गलती से क्या कर दिया, 2-2 कर दिया। अब देखिए प्लस की जगह पे आपने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, तो क्या कोई ये सिंटेक्स एरर है, नहीं। आपने कोई स्टैंडर्ड की गलती की है, नहीं। मतलब आपने सिर्फ मतलब आपका ध्यान कहीं और था, आपने लगाना प्लस था लेकिन आप पता नहीं किन सोचों में गुम थे, आपने प्लस की जगह पे माइनस लगा दिया। तो ये है जी, इसे कहते हैं लॉजिकल एरर्स। और ये देखें ह्यूमन खुद ही करता है और ह्यूमन बाद में खुद ही ठीक करता है, क्योंकि सिस्टम को क्या पता कि आपने प्लस की जगह पे माइनस लगाना था, और सॉरी प्लस माइनस की जगह पे प्लस लगाना था। ये तो आपको पता ना कि मैंने प्लस लगाना था। और ये कब पता चलता है कि आपने लॉजिकल एरर किया, जब आपकी आउटपुट ठीक नहीं आती। मतलब आपने कंपाइल किया कोड को और आपने देखा हाँ मेरी तो आउटपुट आनी चाहिए थी 2+2 तो 4 आंसर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आंसर तो 0 आ रहा है। तो फिर आप देखते हो ओहो हो मैंने तो यहाँ पे प्लस लगाना था जिसकी मैंने गलती से माइनस लगा दिया। समझ आ गई बात की। तो ये है जनाब आपका लॉजिकल एरर। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये सेम डेफिनेशन वो लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी बताई है कि जिसमें आप कोई सिंटैक्स मिस्टेक नहीं करते, बल्कि आप वो मिस्टेक करते हो जो कि आप मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो ना, वो नहीं आप लिखते, बल्कि उसकी जगह पे कुछ और आप ऑपरेटर लिख लेते हो या कुछ भी ऐसे आप लॉजिकल एरर कर देते हो। तो ये इसकी डेफिनेशन हमने लिख देनी है। उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसकी अलामत क्या होती है भला, कि आपको जो एरर मिलेगा मतलब जो आपको आउटपुट मिलेगी वो ठीक नहीं होगी, आपका सिस्टम जो है वो क्रैश कर सकता है। ठीक है, इस तरह से अप टू सन वगैरह वगैरह। तो ये सारे इसके जो है 3 से 4 जो है इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जाम्पल के अंदर आप क्या लिखोगे, उसकी इसकी एग्जांपल के अंदर ये देखो, ये छोटी सी एग्जांपल आपने सिर्फ लिखनी है। देखो इंट स्क्वायर आपका एक फंक्शन जो क्या कर रहा है, स्क्वायर फाइंड कर रहा है, जिसको आपने एक्स पास किया। उसके बाद यहाँ पे ये स्क्वायर कैसे फाइंड करेगा, किसी भी चीज़ का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, मतलब उसी वेरिएबल को उसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब असल यहाँ पे क्या आना था, एक्स इंटू एक्स आना था, लेकिन आपने गलती से एक्स इंटू 2 लगा दिया। तो ये है जी लॉजिकल एरर। हालांकि यहाँ पर असल जो यहाँ पे कोड था वो ये आना था, शुड बी एक्स इंटू एक्स, फिर आपका जो है सही आंसर आना था, लेकिन आपने देखो गलती यहाँ पे की गई है, आपने यहाँ पे गलती से एक्स की जगह पे 2 लगा दी है, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, अब आपका यहाँ तो सिस्टम क्रैश तो नहीं करेगा खैर आपका, लेकिन यहाँ पर आपका बग ये आएगा कि जनाब आपकी जो डिज़ायर आउटपुट थी, जो आपकी डिज़ायर आउटपुट थी कि आपने स्क्वायर फाइंड करना है, वो यहाँ पर नहीं आएगा। समझ की बात की, छोटी सी देखें, जो सर ने इतनी लंबी एग्जांपल दिया, हमने उसकी जगह पे छोटी सी एग्जांपल जो है वो राइट डाउन कर लेंगे। ये दूसरी आपकी बग क्लास होगी। तीसरी बग क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी, ये आपकी थर्ड बग क्लास है जिसका नाम है कोडिंग एरर। दोस्तों कोडिंग एरर क्या होते हैं, नाम जाहिर हो रहा है, मतलब जब आप अपने कोड के अंदर कोई भी सिंटैक्स मिस्टेक करते हो, इसको हम कोडिंग एरर्स कहते हैं। तो कोडिंग एरर के अंदर आपने सबसे पहले जो है ये आपकी थर्ड बग क्लास है जिसकी आपने ये डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद ये इसके सिम्टम्स हैं, मतलब इसकी अलामत हैं। तो इसकी अलामत आपने रीड कर लिया, मतलब इसकी अलामत क्या होगी भला, सारी बात इसकी अलामत ये होगी ना कि जब आप सिंटैक्स मिस्टेक करोगे तो क्या होगा, आपकी टेस्टिंग के दौरान आपका सिस्टम सही से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड एरर्स आ रहे होंगे आपके। ठीक है, सिंटैक्स मिस्टेक करोगे तो रन टाइम के ऊपर एरर आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी कब आती हैं, जब आप कोडिंग में एरर करते हो। तो ये इसके सिम्टम्स हैं कि वो कहता है आपके डिफरेंट तरह के अनएक्सपेक्टेड एरर, मतलब ऐसे एरर जो आपने सोचे भी नहीं होंगे वो एरर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये इसकी अलामत हैं। तो ये अलामत आपने लिख देनी है, अलामत सेम डिटो कॉपी लिख देनी है।
तो उसके बाद इसकी एग्जांपल में आपने क्या लिखना है, इसकी एग्जांपल में आपने ये सिंपल सी लाइन ऑफ कोड लिखना है। ये देखो यहाँ पे इस लाइन ऑफ कोड में क्या गलती है, गलती दोस्तों ये यहाँ पे सेमीकोलन आना था। यहाँ पे क्या आपको पता है सी प्लस के अंदर हर लाइन के एंड पे लाइन टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन आता है उस लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमने ये देखो सामने कितनी लंबी एग्जाम्पल दी है, लेकिन हमने उस एग्जाम्पल को बहुत ही एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया कि हमने यहाँ पर गलती की है, यहाँ पर हमने मिसिंग सेमीकोलन कर दिया जो कि एक सिंटैक्स एरर है। समझ लगी बात की। तो ये आपकी थर्ड बग क्लास थी जो मैंने आपको डिटेल्स बता दिया। उसके बाद ये आपकी फोर्थ बग क्लास है जिसका नाम है मेमोरी ओवररन। दोस्तों अब ये मेमोरी ओवररन क्या होता है, आसान वर्डिंग में बता देता हूँ। दोस्तों मेमोरी ओवररन ये होता है कि मान लो आपके पास आपने एक अरे बनाई मेमोरी के अंदर जिसका साइज आपने कितना रखा 5 रखा, जिसका साइज आपने कितना रखा 5 रखा। लेकिन जब आपने मेमोरी में से अपनी अरे को एक्सेस किया तो आपने कहा मुझे अरे का इंडेक्स नंबर 10 की वैल्यू दे दो। तो यहाँ पे देखो जरा, और भाई आपकी अरे तो 5 साइज की थी तो आप 10 वाले बॉक्स की वैल्यू क्यों मांग रहे हो। तो यानी आप अपनी मेमोरी के साइज से बढ़ गए हो। मतलब एक ऐसी चीज़ आप मेमोरी से एक ऐसी चीज़ मांग रहे हो, एक ऐसी आउटपुट मांग रहे हो जो कि मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, इसको कहते हैं मेमोरी ओवररन्स। ऐसे ही मान लो आप मेमोरी से एक ऐसी वैल्यू कॉपी कर रहे हो जो कि बहुत बड़ी है, जो कि आपकी मेमोरी से उसकी बाउंड्री से बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो क्या है जी डेफिनेशन। ये देखो मेमोरी ओवररन्स की ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो इसके अंदर पेपर के अंदर, ये इसकी डेफिनेशन होगी 2 लाइन्स की। और उसके बाद इसके सिम्टम्स जो है ये आप सिम्टम्स इसके लिख दोगे। ये इसके 3 सिम्टम्स मैंने हाईलाइट किए हैं कि इसमें क्या होता है। इसके अलामात ये हैं कि जब आप मेमोरी को ओवररन करते हो ना तो मतलब या तो आपको क्या मिलता है, मेमोरी के अंदर प्रोग्राम क्रैश कर जाता है, पहली अलामत इसकी। दूसरी इसकी अलामत ये होती है कि आपकी मेमोरी जो है वो आपके वेरिएबल को जो है वो क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। 2 की अलामत। तीसरी अलामत दोस्तों इसमें ये होती है कि आपका जो है एक गार्बेज वैल्यू आपको शो होना शुरू होती है। आपको ऐसी वैल्यू शो होती है जो कि आपने मतलब स्टोर नहीं की होती। तो ये इसकी 3 जो है वो अलामात हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल में आप क्या लिखोगे, उसकी एग्जांपल में सिंपली आप एक छोटा जो है ना ये देखो इसकी एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया। ये देखो ये मैंने एक अरे बनाई, ठीक है, जिसका साइज़ कितना है 5। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा 5। अब देखो 5 साइज़ के अरे का मतलब क्या है, मतलब उसमें इंडेक्स कितने होंगे, 5 इंडेक्स होंगे 0 से लेकर 4 तक। क्योंकि आपको पता है सी प्लस के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी मेमोरी का जो जितना साइज होता है ना उसके अंदर उसका इंडेक्स बेसिकली 0 से स्टार्ट होता है। उसका फर्स्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और उसका लास्ट इंडेक्स जितना उसका साइज होता है उससे एक -1 होता है। तो यानी अगर इसका साइज 5 है ना तो इसका मतलब है इसमें इंडेक्स कितने हैं, 0 से लेकर 4 तक। तो यहाँ पे देखो आप किस इंडेक्स की को एक्सेस कर रहे हो, इंडेक्स नंबर 5 को। तो जबकि इस अरे में तो इंडेक्स नंबर 5 है ही नहीं, तो इसका मतलब आप मेमोरी की बाउंड्री से बाहर चले गए हो। तो ये क्या आप एरर कर रहे हो, इसी को हम कहते हैं मेमोरी ओवररन्स। ठीक हो गया, तो ये एग्जांपल जो है आपने इसमें लिख देनी है। नेक्स्ट दोस्तों आपका 5th नंबर के ऊपर जो आपका बग है ना, बग की क्लास है वो उसका नाम है जी लूप एरर्स। दोस्तों अब लूप एरर क्या होते हैं, लूप एरर दोस्तों ऐसे एरर होते हैं जिसमें आपकी लूप जो है वो इनफिनाइट टाइम चलने शुरू हो जाती है। मतलब आपने लूप के अंदर एक ऐसी वैल्यू थी जो कि इनफिनाइट टाइम आपकी लूप को चलाई जा रही है, मतलब कंटिन्यूसली आपकी लूप चली जा रही है। तो इनफिनाइट लूप एरर्स के अंदर आपने इसकी डेफिनेशन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक सिंगल लाइन में इसकी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आपने इसके ये जो 3 सिम्टम्स है ना ये आपने लिख देने हैं कि इसकी अलामत क्या होती हैं कि मतलब आपकी जो प्रोग्राम है वो सिंपली क्या कहता है लॉकअप हो जाता है। क्या होता है, लॉकअप हो जाता है। ये पहली इसकी अलामत है। दूसरी इसकी अलामत क्या है कि जनाब आपकी जो लूप है ना वो कंटिन्यूसली इनफिनाइट टाइम जो है वो चलती जाती है। और तीसरी इसकी अलामत क्या है कि जनाब जब भी आपका लूप एरर जब भी आपका प्रोग्राम के अंदर लूप एरर होता है ना उसकी अलामत तीसरी ये होती है कि आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो बहुत ही गलत होना शुरू, मतलब आपकी कैलकुलेशन सही नहीं होती है, रॉन्ग कैलकुलेशन होना शुरू होती है। उसके बाद आपने इसकी एग्जांपल के अंदर ये छोटी सी एग्जांपल लिख देनी है। ये देखो मैंने छोटी सी एग्जांपल आपको दी है। लाइक ये देखो हमने एक वेरिएबल इंट i = 0, उसके बाद हमने कहा वाइल i not equal to 10, जब तक i 10 के बराबर नहीं चला जाता, 10 के बराबर नहीं चला जाता तब तक इस लूप को चलाई जाओ। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, i को +2 करी जा रहा हूँ। अब ये i को जब आप +2 करी जाओगे ना तो कभी भी i की वैल्यू 10 नहीं होगी। जब 10 नहीं होगी तो ये लूप कंटिन्यूसली चलती जाएगी। तो ये छोटी सी एग्जाम्पल आपने क्या करनी है, पेपर में लिख देनी है 5वें अपने बग क्लास के तौर पर। आगे दोस्तों आपकी छठी बग क्लास का नाम है, ये छठी बग क्लास है आपकी जिसका नाम है पॉइंटर एरर। दोस्तों पॉइंटर एरर क्या होते हैं, पॉइंटर एरर दोस्तों वो होता है जिसमें आप एक पॉइंटर आपने बनाया और उस पॉइंटर को आपने कोई भी रेफरेंस नहीं दिया, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं दी, और वैल्यू दिए बगैर मतलब उसको रेफरेंस इनिशियलाइज किए बगैर आप उसको एक्सेस कर रहे हो। तो ये तो गलत बात है ना कि पॉइंटर को आपने वैल्यू दी नहीं है, उसको इनिशियलाइज किया ही नहीं है, तो आप उसको एक्सेस कैसे कर रहे हो। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं पॉइंटर एरर्स। तो इसमें आपने ये छोटी सी इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। और उसके बाद जनाब इसके ये सिम्टम्स हैं कि इसकी अलामत क्या होती हैं कि ये इसकी 4 जो हैं वो अलामत होती हैं। द प्रोग्राम यूजुअली क्रैशेस, मोस्टली आपका प्रोग्राम जो है क्रैश कर जाता है। यू विल जनरेट ऑब्जर्व स्टैक करप्शंस,
कि आपके स्टैक के अंदर जो है वो करप्शन आ जाती हैं। ठीक है, चेंजिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड कहता है जब आप एक सिंगल लाइन ऑफ कोड चेंज करते हो वेयर द प्रॉब्लम अकर कहता है वहाँ पे आपकी एक छोटी सी लाइन को चेंज करने से भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो अकर हो जाती है। ये भी इसकी अलामत है। तो ये इसकी चार जो है वो अलामत है किसकी, पॉइंटर एरर्स की। उसके बाद पॉइंटर एरर्स के अंदर आपने छोटी सी ये एग्जांपल लिख देनी है। देखो छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दी है कि मान लो आपने क्लास बनाई और उस क्लास का आपने यहाँ पे पॉइंटर बनाया, लेकिन उस पॉइंटर को आपने कोई भी रेफरेंस नहीं दिया, लेकिन उसको रेफरेंस दिए बगैर जो है वो आप क्लास की चीज़ों को जो है वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये क्या जनाब, अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर, अनडिफाइंड बिहेवियर, जहाँ पे आपको ये जो गार्बेज वैल्यू देना शुरू कर देगा। तो ये पॉइंटर एरर की जो है छोटी सी मैंने एग्जांपल आपको लिख के दे दी है, इसको आपने अच्छे से कवर कर लेना। तो ये जो दोस्तों इसके हर क्लास के जो डेफिनेशन, इसकी जो है ना वो सिम्टम्स और एग्जांपल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डिट्टो कॉपी आपने लिख देनी है पेपर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है हमारे पास अगली क्लास, लास्ट क्लास जिसका नाम है बूलियन बग। ये आपकी 7 नंबर वाली बग क्लास है जिसका नाम है बूलियन बग। दोस्तों बूलियन बग्स क्या होता है, बूलियन बग दोस्तों ये होता है कि मान लो आपने एक बूलियन वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू आपने दी 0, जिसकी आपने वैल्यू दी 0। अब आपने कहा क्या इस बूलियन वेरिएबल की वैल्यू जो है वो क्या 1 के बराबर है, लेकिन 1 के बराबर चेक करने के लिए आपने इक्वल सिंगल इक्वल के साइन लगा दिया। अब दोस्तों आपको पता है कि बूलियन के अंदर या कोई भी वैल्यू जब आप चेक करते हो तो उसके लिए हम ये सिंगल इक्वल के साइन नहीं लगाते बल्कि ये डबल इक्वल के साइन लगाते हैं। तो ये होती है दोस्तों बूलियन बग्स कि आप अपने बूलियन वेरिएबल को टेस्ट करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब मैथमेटिक्स एरर आप कर रहे हो। तो इसको हम कहते हैं बूलियन बग्स। अब ये बूलियन बग्स की ये इसकी डेफिनेशन होगी जो डिटो कापी आप लिख दोगे। उसके बाद ये इसके जो 2 सिम्टम्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये आपने लिख देने हैं सेम डिटो कापी। और उसके बाद इसकी एग्जांपल के तौर पर ये देखो मैंने छोटी सी एग्जांपल दी है, ये देखो स्टार्टिंग पर एक वेरिएबल है इज लॉग्ड इन और उसकी वैल्यू है फॉल्स। उसके बाद मैंने कहा चेक करो इफ इज लॉग्ड इन की वैल्यू क्या ट्रू के बराबर है, लेकिन यहाँ पे बराबर चेक करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा रहा हूँ, मतलब इक्वल का ऑपरेटर ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। जबकि आपको पता है इक्वल सिंगल इक्वल का ऑपरेटर जो है ये कभी भी आपकी वैल्यू टेस्ट नहीं करता बल्कि ये क्या करता है राइट वाली वैल्यू उठाकर लेफ्ट वाले वेरिएबल में स्टोर कर देता है। तो ये इसमें क्या जी बग गया, ये इसमें क्या बूलियन, इसको हम कहते हैं बूलियन बग क्योंकि ये बूलियन का वेरिएबल है ना, बूलियन टाइप का वेरिएबल है इसलिए इसको बूलियन एरर या बूलियन बग कहेंगे। तो ये आपने छोटा सा कोड जो है इसकी एग्जाम्पल के अंदर लिख देना है। तो यहाँ तक दोस्तों आपकी इस लेक्चर के जो 7 बग्स क्लासेस थी वो मैंने आपको डिटेल से जो है समझा दी हैं, उनकी डेफिनेशन, उनके सिम्टम्स और उसके छोटी छोटी कोड एग्जाम्पल। तो ये आपने पेपर के अंदर इस तरह लिख देनी है। ये आपको लॉन्ग में भी सर पूछ सकते हैं कि कोई सी 2 जो है वो बग क्लासेस को एक्सप्लेन करो, तो यहाँ आपको सर जो है किसी एक बग क्लास का नाम बोल के कह सकते हैं उसको एक्सप्लेन करो। यहाँ आपको किसी की डेफिनेशन पूछ सकते हैं तो आपको इनकी डेफिनेशन, इनके सिम्टम्स हर बग क्लास के और इनकी छोटी छोटी ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाई है ये एग्जाम्पल आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका लेक्चर नंबर 43 जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद लेक्चर नंबर 44 के अंदर सिर्फ छोटा सा एक टॉपिक है होलिस्टिक अप्रोच क्या होती है। दोस्तों होलिस्टिक अप्रोच वो होती है जिसके अंदर कहता है emphasizing the importance of the whole and the interdependence of its part। कहता है बेसिकली ये एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें हम अपने पूरे के पूरा जो प्रोग्राम है ना, पूरे के पूरा जो प्रोग्राम है उसको उसकी जो अहमियत है ना उसको बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, उसको उस पर मद्देनजर उस पर हमारा पूरा फोकस होता है कि हमने अपने पूरे होल प्रोग्राम को चेक करना है या उसके इंटरडिपेंडेंट जो पार्ट्स हैं ना उनको चेक करना हमने। यानी होलिस्टिक दोस्तों अप्रोच वो होती है जिसके अंदर हम अपने पूरे के पूरे प्रोग्राम को टेस्ट कर रहे होते हैं, उसके किसी सेपरेट पार्ट को जो है वो एनालिसिस नहीं कर रहे होते। मतलब ये नहीं मतलब उसमें अगर 3 पार्ट हैं तो हर पार्ट को हम अलग अलग एनालिसिस नहीं करते बल्कि एक ही दफ़ा हम पूरे इकट्ठे होल प्रोग्राम को एनालिसिस करते हैं। इसको दोस्तों हम कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच। तो होलिस्टिक अप्रोच की अगर आपको पेपर में डेफिनेशन आती है तो आपने ये 2 पॉइंट जो है वो होलिस्टिक अप्रोच के लिख देने हैं कि होलिस्टिक अप्रोच एक ऐसी अप्रोच होती है जिसके अंदर हम अपने पूरे के पूरे होल प्रोग्राम को एक ही दफ़ा एनालिसिस करते हैं, ना कि उसके अलग अलग पार्ट को एनालिसिस करना। ठीक है, तो ये इसके 2 पॉइंट आपने इसकी डेफिनेशन में लिख देने हैं होलिस्टिक अप्रोच की। तो ये बस लेक्चर नंबर 44 के अंदर बस यही डेफिनेशन एक इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद यहाँ पर ये एक टॉपिक है डिबगिंग प्रोसेस, आपने इसको सिर्फ ओनली रीड करना है, बाकी इसमें कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ओनली इसको पूरे टॉपिक को एक दफ़ा रीड कर दीजिएगा बस। ठीक है, बाकी सिर्फ इस लेक्चर के अंदर ऊपर जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई 2 पॉइंट्स वो आपने होलिस्टिक अप्रोच सिर्फ कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों ये आपका सर पूछ सकते हैं आपको गेट अ स्टैक ट्रैक क्या होता है, तो आपने इसके बारे में ये जो पॉइंट्स 2-3 लिखे हुए हैं ना ये आपने चीज़ें तैयार कर लेने हैं। बेसिकली दोस्तों स्टैक ट्रैक वो होता है जो हमें एक बेसिकली ना ये एक प्रोसेस डिबगिंग का एक प्रोसेस है। क्या है डिबगिंग का, डिबगिंग किसे कहते हैं मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बताया था कि अपने एरर को फाइंड करना और उसको फिक्स करने के लिए हम डिबगिंग बेसिकली इसको डिबगिंग कहते हैं। तो डिबगिंग करने के लिए हम स्टैक ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली एक यूज़फुल टूल है जो हमें हमारे एरर को फाइंड करने और उसको फिक्स करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये इसका मेन जो है लुब्बे लुआब है। बाकी इसके जो पॉइंट है आप जो है रीड कर लीजिएगा। ये आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपने इसके बारे में लिख देना कि डिबगिंग, या आपको एमसीक्यूज में अगर सर पूछते हैं तो सर पूछेंगे कि स्टैक ट्रैक के किस लिए यूज़ होता है, तो आपको वहाँ पे सर
पूछ सकते हैं, तो आपको ये MCQ के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि स्टैक ट्रैक जो है डिबगिंग प्रोसेस के लिए वेरी वेरी यूज़फुल है। उसके बाद अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपने इसके ये 2 पॉइंट जो हैं वो यूजिंग स्टैक ट्रैक के लिख देने हैं पेपर के अंदर। समझ आ गई बात की? चलें जी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे लेक्चर में और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होगा। उसके बाद लेक्चर नंबर 45 में जो है कुछ भी नहीं है, बस जिसमें आपको सारे बस इतना बता रहे हैं कि जितना आपने पीछे लेक्चर पढ़े हैं वो सारे अच्छे जो है अच्छे से जो है वो रिवाइज़ कर लो। बस लेक्चर नंबर 45 में यही है। लें जी दोस्तों, बहुत बहुत मुबारक हो, आपका जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट करवा दी है। अब आप अपनी जो तैयारी है उसके ऊपर पूरा फोकस करो। बाकी ये जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं ये मैं नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको इसका लिंक दे दूंगा और नीचे कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। आपने दोस्तों उस लिंक पर जाकर इस हाईलाइटेड हैंडआउट्स को जो है डाउनलोड कर लेना है। और लास्ट बात आपको ये बता दूं कि CS 504 की जो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन वीडियो है ना, वो मैं इसी ये जो आप प्लेलिस्ट वॉच कर रहे हो ना CS 504 की, इसी के एंड पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो वो मेरी प्रिपरेशन जो वीडियो है फाइनल टर्म की, उसे भी एक दफ़ा वॉच ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।